अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट टॉपिक को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लिया होगा। ठीक है, जो नोट्स हैं, जो हैंड आउट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से एवेल्युएट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो हम लोगों ने लॉ एंड द लीगल सिस्टम जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको अब मज़ीद हम लोग आगे लेके चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये लॉ बनता कैसे है। किसी भी किस्म का लॉ बनाने के लिए आपको सोर्सेस चाहिए होती हैं कि यार ये लॉ इस दुनिया में आया कैसे, ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई। जब एग्जिस्टेंस देखने के लिए जाते हैं तो हम उसका रूट्स देखते हैं कि कहाँ से ये चीज़ जो है हम ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ही जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, ठीक है, उसको बनाने के लिए कुछ सोर्सेस का हम लोगों ने इंतखाब किया। हम लोगों ने किस तरीके से उन सोर्सेस को एक जगह डाइसेक्ट करके, ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के लॉज बनाए। हम लोगों का जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस लॉ से रिलेटेड वो ये है कि जो हम लोगों का कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है या इसके मिलते जुलते जो प्रीवियस लॉज हैं वो दुनिया में किस तरीके से आए। आप जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है, टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि भाई सोर्स ऑफ लॉ के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है भाई केस लॉ। केस लॉज की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी लॉ को बनाने के लिए। फिर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं कि जो आपके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं थ्रू इलेक्शंस, जो आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, ठीक है, जो आपके लॉ मेकर्स हैं, जो आपके बेसिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जो आपके मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, वो बेसिकली लॉज बनाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज हो गई लेजिस्लेशन। तीसरी चीज हो गई इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये है कि जब लॉ बन गया, केस लॉ से ही बन गया, लेजिस्लेशन से ही बन गया, अब इसको इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर जो है पूरी एक हिस्ट्री है जो कोर्ट रूम ड्रामा है जिसे कहते हैं हम लोग। अब ये कोर्ट रूम ड्रामा क्या है, ठीक है, कोर्ट रूम ड्रामा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो जजेस हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं कि यार असल में इस लॉ का मकसद क्या था, मतलब क्या निकल सकता है और किस तरीके से इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी केस लॉ कहाँ लेके जाएंगे आप, जाहिर सी बात है आप जुडिशरी के पास लेके जाओगे, आप जजेस के पास लेके कोर्ट रूम में लेके जाओगे। तो कोर्ट रूम ड्रामा तब आया जब आपको लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो तीन किस्म की चीजें मुझे पढ़नी है। पहली चीज केस लॉ, दूसरी चीज लेजिस्लेशन, तीसरी चीज इंटरप्रिटेशन। ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद हमें समझ आ गया कि भाई ये लॉ को इस तरीके से बनाया गया है। फिर आगे जाके एक यूरोपियन लॉ है जो यूके के लॉ को सुपरसीड करता है, ओवरराइड करता है, एक प्रेसिडेंस हासिल करता है। ठीक है, हम लोगों का पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि भाई हम तमाम लॉ पढ़ा, हम लोगों ने देखना यार ये यूरोपियन लॉ में क्या लिखा है। अगर यूरोपियन लॉ में ऐसी चीज लिखी हुई है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है यूके लॉ से, तो प्रिवेल कौन करेगा, यूरोपियन लॉ। तो यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करना है, वो ये है कि भाई तीन किस्म की हम लोगों की सोर्सेज होती हैं। चौथी बेसिकली आपका यूरोपियन लॉ है जो सबको ओवरराइड करता है, सबके ऊपर प्रेसिडेंस हासिल करता है। सबसे पहला है केस लॉ, लेजिस्लेशन, इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कहते हैं कोर्ट रूम ड्रामा। ठीक है, अब हम एक एक करके इन चीजों को डाइसेक्ट करेंगे, भाई केस लॉज क्या होते हैं, लेजिस्लेशन क्या होती है और इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन मूव टू अनदर सेट ऑफ टॉपिक। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि केस लॉ, लेजिस्लेशन, इंटरप्रिटेशन, फिर यूरोपियन लॉ। अब हम लोगों ने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है कि भाई केस लॉज क्या होते हैं और उसकी प्रेसिडेंस क्या होती है। तो सबसे पहली सोर्स जो किसी भी कानून बनाने के लिए है वो है भाई केस लॉज। केस लॉज से मुराद ये है कि भाई कोई चीज लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं था, आपके पास एक केस आया, ठीक है, आपने उसको बेसिकली हक और बातिल का फैसला करते हुए, एक सही गलत को देखते हुए आप लोगों ने क्या किया, एक डिसीजन दे दिया। अब डिसीजन जो है वो बाइंड हो गया। अब जब भी इस तरीके का केसेस आएगा, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आप उसको इसी पैराए के अंदर जज करोगे। तो क्या हुआ, आपके पास एक लॉ बना जिसे कहा गया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेसिकली वो लॉ था जो जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर मबनी था। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर बनाया गया था। जो रिपोर्टेड केसेस थे उसको यूज करते हुए आपने पूरा कॉमन लॉ ड्राफ्ट कर दिया। अब
इस कॉमन लॉ के अंदर बहुत सारी चेंजेस इस तरीके की हुई कि आपको दूसरे लॉ की तरफ जाना पड़ा, जिसका नाम दिया इक्विटी के ऊपर, क्योंकि आपके साथ ज्यादती हो रही थी कॉमन लॉ के अंदर। कैसी ज्यादती हो रही थी? क्योंकि इसके अंदर, कॉमन लॉ के अंदर, कोई सेफगार्ड नहीं था, किसी किस्म का कोई सेफगार्ड नहीं था कि भाई जो डिसीजन पहले आ चुके हैं उसी बेसिस के ऊपर आज भी कैसे भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, आपने सेम डिसीजन ही देना है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। क्योंकि माजी के अंदर एक इस तरीके का केस आया था, ऑल्दो देयर इज समथिंग डिफरेंस टू इट, बट यू हैव टू इग्नोर इट बिकॉज आपके पास और कोई जजमेंट थी नहीं, आपने उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपने वर्डिक्ट दे दिया। तो उसके अंदर कहा गया कि भाई कोई सेफगार्ड अवेलेबल नहीं है। फिर बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड था, कोई भी केस है आपने एक ही, मतलब वो कहते हैं ना घोड़ा गधा सब बराबर, तो उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, कोई भी डिसीजन हो आपने सेम पैराई के अंदर, सेम पैरामीटर्स के अंदर आपने डिसीजन देना है, क्योंकि आपके पास एक सेट केस लॉज अवेलेबल है, ठीक है, एक लिमिटेड केस लॉज अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी। और बहुत ज्यादा रिजिड था। रिजिड इसलिए था क्योंकि जो ऑलरेडी रिपोर्टेड केस लॉज थे, कोई केस आया जिसकी बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन देना है, अब आप जबरदस्ती उस केस लॉ को जो रिपोर्टेड है अपने केस लॉ के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है 19-20 का जिसे कहते हैं, लेकिन स्टिल इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन अ वेरी डिफरेंट पोजीशन, बट ड्यू टू इट्स रिजिडिटी, ठीक है, जो कोर्ट्स की रिजिडिटी थी उसकी बेसिस के ऊपर आपने सेम डिसीजन मेकिंग करनी शुरू कर दी। जब लोगों को ज्यादती मिलनी शुरू हुई इस कॉमन लॉ से, तो कुछ साल बाद, ठीक है, कॉमन लॉ के कुछ साल बाद, ठीक है, आपने इक्विटी का इंतखाब किया। वो कैसे किया? आपको लगा कि यार अब लोगों के साथ मजीद बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत कंप्लेन्स आ रही हैं हमारे पास, अब कुछ ऐसा प्रिंसिपल लेकर आओ जो अप्लाई कर सके। अच्छा, ये प्रिंसिपल लेके कौन ले आया? कोर्ट ऑफ चांसरी, लॉर्ड चांसरी जो थे, उन्होंने ये कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ये चीज अप्लाई की, लोगों को जस्टिस मिलना शुरू हुआ, ठीक है। जब लोगों को जस्टिस मिलना शुरू हुआ तो लोगों को एक नई डायरेक्शन मिल गई इक्विटी के अंदर कि यार हाँ, हम लोगों को की जो ज्यादतियां होती थी कॉमन लॉ के अंदर, उसको यहाँ पे एड्रेस किया गया है और हमारी ज्यादतियों को कम किया गया है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ा फायदा जो था वो ये था कि भाई इसके अंदर एक तो नए राइट से हुकूक पूरे थे, प्रोटेक्शन थी साथ में। दूसरा, बेटर प्रोसीजर था, इफेक्टिव वे के अंदर था, ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती कोई चीज घुसाने की कोशिश की जा रही है। फिर रेमेडीज बहुत ज्यादा थी। मोर देन डैमेजेस क्लेम का क्या मतलब है? आपका जो कॉमन लॉ था उसके अंदर सिर्फ कोई पार्टी अगर जिसके नुकसान हुआ है उसको सिर्फ डैमेजेस मिल जाते थे कि हाँ भाई बस ये पैसे लो, जान छोड़ो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा इक्विटी के अंदर, उन्होंने कहा कि यार देखो, खाली पैसे से काम नहीं चलेगा, आपको मजीद रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जस्टिस विल प्रिवेल। In order to prevail the justice and make the system more effective, more mannered, ठीक है, आपने मजीद रेमेडियल प्रोसीजर्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये आया कि भाई आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस का मतलब ये है कि आपने किसी को बोला कि यार तुम्हें ये काम करना ही करना है। आपने कोर्ट को ऑर्डर दिया कि यू हैव टू परफॉर्म दीज थिंग्स, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इंतखाब कर दिया है, लोगों को बोला कि भाई आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आप अपनी परफॉर्मेंसेस से भाग नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी बात, उसने बोला इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है किसी को उसके फराइज अदा करने से रोकना, एब्सटेन करना। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पहले थी उसको रोक दिया गया, तुम ये काम नहीं करोगे। कोई बंदा अगर मुसलसल कोई चीज कर रहा था जिसकी बेसिस के ऊपर सामने वाले बंदे को नुकसान पहुंच रहा था, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने वो चीज इंजंक्ट कर दी, उसको एब्सटेन कर दिया टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो यहां पे पहले क्या था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ने बोला करो। दूसरे क्या था? इंजंक्शन, कोर्ट ने बोला नहीं करो।
तीसरी चीज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब यह है कि कोई परफॉर्मेंसेस के अंदर, किसी चीज के अंदर कोई ऑल्टरेशन करना, कोई चेंजेस करना, कोई मॉडिफिकेशन करना, कोई अमेंडमेंट करना, तो इसका नाम दिया गया कि आपने किसी को रेक्टिफाई कर दिया है, किसी की गलती को सुधार दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, करेक्ट कर दिया है, अमेंड कर दिया है, ब्रिंग चेंजेस कर दिया है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। और लास्टली रिसीजन। रिसीजन का मतलब यह है रिस्टोरेशन, किसी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाना। आपकी हरकत की वजह से उस बंदे को नुकसान हुआ है। ठीक है, जब बंदे को नुकसान हुआ है तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली उस बंदे को रिस्टोर करना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। जब कोर्ट ऑर्डर दे दे कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाओ, तो उसको क्या कहा जाएगा, रिसीजन। तो एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव लर्न व्हाट इज केस लॉस। केस लॉस के अंदर सबसे बेसिक प्रिंसिपल था कॉमन लॉ, जो जुडिशरी के ऊपर था। फिर आया इक्विटी का प्रिंसिपल। इक्विटी का प्रिंसिपल क्या था, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की आपने कॉमन लॉ के अंदर, लोगों को मजीद राइट्स देने शुरू कर दिए, लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, इफेक्टिव करना शुरू कर दिया, डैमेजेस से ज्यादा रेमेडियल प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए, जिसके अंदर क्या था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस थी, इंजंक्शन था, रेक्टिफिकेशन थी और रिसीजन था। यहां तक हम लोगों ने पहली चीज कवर की है, कॉमन लॉ वर्सेस इक्विटी। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव टू डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स। क्या होता है, काइंडली कॉपी दिस डाउन। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे भाई, कॉमन लॉ क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, वैसे ही कुछ जगहों के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस सेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ साथ जो है आपकी ये लॉज जो हैं, ठीक है, वो ऑब्सलीट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, वो डिसीजन टर्न डाउन नहीं होते, चेंज होते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनका नस्ल दर नस्ल चलना बहुत जरूरी होता है और वो चले जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पहली बात ये, कोई मेजर चेंज इन द लॉ नहीं आया होता। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं आई होती, 360 डिग्री चेंज नहीं आया होता जिसकी बेसिस के ऊपर उसको कह दिया जाए कि भाई ये इनऑपरेटिव हो चुके हैं या ऑब्सलीट हो चुके हैं। अगर इस तरह की चीजें नहीं हैं, चेंजेस कोई इतने मेजर नहीं है कि किसी एक एग्जिस्टिंग लॉ को कोई उठा के फेंक दिया जाए और नया लॉ लगा दिया जाए और उसके बेसिस के ऊपर जो उस लॉ के अंदर जिसको आपने चेंज किया है उसके ऊपर कोई डिसीजन से वो इनऑपरेटिव हो जाए, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि एक डॉक्ट्राइन चलता है जिसको कहा जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। उसको कहते हैं उर्दू के अंदर नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज। मकसद क्या है इसका, मकसद इसका बेसिकली ये है कि एक चीज चलती भी आ रही है, कोई मेजर चेंज नहीं आया, एक लॉ आया, उसके ऊपर डिसीजन आया, अब जब वो डिसीजन है वो बाकी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब बनेगा, उनके ऊपर बाउंड हो जाएंगे, ऑब्लिगेटेड हो जाएंगे उस जुडिशियल डिसीजन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता या कोई नया डिसीजन नहीं आया होगा मार्केट के अंदर, कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं अवेलेबल होगी जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये जज कर सको, ये बोल सको, ये कह सको कि भाई ये जो डिसीजन है कोर्ट का ये इनऑपरेटिव हो चुका है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ऐसा नहीं है, जब तक कोई चेंज नहीं आया मेजर और एक डिसीजन है तो वो डिसीजन को अपहेल्ड किया जाएगा, वो डिसीजन को कंटिन्यूशन मिलेगी, उसकी बेसिस के ऊपर जो कोर्ट्स हैं वो बाउंड हो जाएंगी उसको फॉलो करने के लिए। जब कोर्ट बाउंड हो जाएंगी तो उसको कहा जाता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। यहां पे बाइंडिंग और बाउंड लिखा हुआ है, ये होता है बेसिकली बाउंड बाय कोर्ट, ठीक है, और ये क्या होगा, बाइंडिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि भाई जब डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट आया, इसका मतलब यह है कि उसने एक इंतखाब क्या किया, कंसिस्टेंसी का रूल लेकर आया
कि भाई वक्तन वक्तन नस्ल दर नस्ल चीजें चलती रहेंगी, कंसिस्टेंट बरकरार रहेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर कहा कि भाई एक वर्ड इस्तेमाल किया, लैटिन वर्ड इस्तेमाल किया, स्टेयर डिसाइसिस। इसका मतलब यह है कि स्टैंड बाय डिसीजन, व्हाट यू हैव सेड, व्हाट यू हैव रिटन, व्हाट यू हैव स्पोकन, यू शुड स्टैंड बाय इट। आपके डिसीजंस जो है वो स्टैंड बाय इट होने चाहिए, उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई इस डिसीजन को ऊपर मैं ओन करता हूं, मैं इस डिसीजन के ऊपर खड़ा हुआ हूं कि हाँ भाई मैं इसको ओन कर रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं कहीं से। तो इसी के बेसिस पे आया स्टेयर डिसाइसिस, एक लैटिन वर्ड आया कि जिसपे कहा गया कि भाई यू शुड ओन योर डिसीजन, डिसीजन शुड बी स्टैंड बाय इट, स्टैंड बाय विद द डिसीजन, इस वर्ड को कहा गया, ठीक है। तो जब जुडिशियल प्रेसिडेंस क्रिएट हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो डिसीजंस को स्टैंड बाय इट होना चाहिए। मतलब ये है कि आपने जो डिसीजन दिया है उसके साथ आप खड़े रहो, उसको ओन करो, ठीक है। और जब आप प्रेसिडेंस सेट करते हो तो उस चीज के लिए आपको उस डिसीजन को ओन करना जरूरी होता है। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको आपको जो है ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्रिएट जुडिशियल प्रेसिडेंट। पहली चीज ये है कि भाई जो रिपोर्ट्स हैं, जो केस आप रिपोर्ट कर रहे हो वो एडिक्वेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो रूल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप केस का डिसीजन दे रहे हो वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और किस तरीके से अप्लाई किए गए हैं। तो यहां पे वर्ड आया एक्सट्रैक्शन एंड एप्लीकेशन। लास्टली क्लासिफिकेशन, बाइंडिंग और परसुएसिव का डिसीजन, या डिफरेंस क्या होता है। बाइंडिंग का मतलब यह है कि यह हतमी फैसला है, ये आप पे इंपोज किया गया है, आप पे इंप्लाई किया गया है, आप ऑब्लिगेटेड हो इसको मानने के लिए। परसुएसिव के ऊपर अगर आप फॉलो कर लो तो दैट्स गुड, आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है, आप फॉलो कर लो तो ठीक है, नहीं फॉलो करते तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कोर्ट की तौहीन की है या अपने को नहीं डिसीजन दे दिया आपने। अगर फैक्ट्स एंड फिगर सेम है और उस केस लॉ को आपके केस लॉ के साथ जोड़ा जा सकता है तो इस सूरत के अंदर उसको कहा जाएगा बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। आप पे वो बाइंडिंग था, आपने फॉलो कर लिया। अब एक केस लॉ ऐसा है जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स से मिलते जुलते थे, एग्जैक्ट नहीं थे, और इससे पहले कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया था। आपके पास एक डिसीजन था जिसको आपने परसुएट किया, आपने उसको फॉलो किया, फॉलो करते हुए आपने अपना डिसीजन दे दिया। इसका मतलब यह था आपने उसकी हेल्प ली, हेल्प लेने के बाद आपने उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद आपने अपनी डिसीजन मेकिंग कर दी। तो यहां पे सेकंड जो टॉपिक है, बी जो है केस लॉ एंड प्रेसिडेंस के अंदर, वो है क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इस चीज को फिर आगे मजीद बेस बनाते हुए डिसीजन मेकिंग की गई। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव टू अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक चीज आई कि भाई रिपोर्टेबल केसेस होने चाहिए। अब केसेस को रिपोर्ट करने के लिए एक एग्जैक्ट फॉर्मेट है जिसको फॉलो करना पड़ता है, उसके एक रिस्पेक्टिव कंटेंट्स हैं जिसकी आपको इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी आपको एसेंशियल एलिमेंट्स का जो फ्लो है, किस तरीके से ऑर्डर बनता है, ऑल्दो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफरेंट तरीके से ऑर्डर बनता है, लेकिन मोर और लेस जो कंटेंट ऑफ द ऑर्डर है, सॉरी जो कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट है, वो मोर और लेस सेम ही होती है। अच्छा, जो लॉ रिपोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली रेफरेंस बेस्ड होती हैं। व्हाट आई मीन बाय रेफरेंस बेस्ड, जब भी कोई लॉ रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो कोई केस लॉ रिपोर्ट होता है तो उसके अंदर कुछ चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कुछ चीजों को बड़ा देखा जाता है। कैसे? रिपोर्ट हमेशा रेफरेंस चलाता है टाइटल से, सब्जेक्ट मैटर से, सिंगल नेम से। तीन तरीके से जो है वो इस चीज को रेफरेंस किया जा सकता है, केसेस टू केसेस वेरी करता है। अब अगर केस का मतलब नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, जो सबसे पहला नाम होता है उसको कहा जाता है क्लेमेंट, एप्लीकेंट, पेटिशनर, प्लेंटिफ। ये वो बंदा होता है जो केस
फाइल करता है। और केस फाइल कौन करता है? जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, जिसके साथ जुल्म हुआ होता है। तो हमारे केस के अंदर जिसके साथ जुल्म हुआ होगा वो कौन है? कार्लिल। जिसने जुल्म किया होगा वो कौन होगा? कार्बोलिक स्मोक। इसको क्या कहा जाएगा? डिफेंडेंट। क्योंकि जब इसके खिलाफ केस किया गया है तो ला महला इस बंदे को केस डिफेंड करना पड़ेगा कि भाई मेरे खिलाफ जो ये टाइटल का केस बनाया गया है, एक रेफरेंस दायर किया गया है, तो क्या ये सही है या गलत है? उसका नाम दिया गया है रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट एंड एपेलेंट। ये होता है एप्लीकेंट, ये होता है एपेलेंट, ये होता है क्लेमेंट, ये होता है डिफेंडेंट, ये होता है पेटिशनर, ये होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट नामों से इसको तरजीह दी जाती है। दूसरा तरीका होता है भाई सब्जेक्ट मैटर। ये नॉर्मली होता यह है कि इसके अंदर जो है वो कंपनी का नाम रेफर किया गया होता है कि भाई कंपनी के नाम से जो है ना, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंपनी का नाम है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है इसकी टाइटलिंग की गई हुई होती है, इसकी रेफरेंसिंग की गई हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर लेट्स से अगर केस का नाम है ली बैरो हैम्पटायर स्टील कंपनी, तो ये जो आपको केस का रेफरेंस बताया गया है वो कंपनी के नाम से आपको तरजीह दी गई है। और लास्टली सिंगल नेम होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर होता ये है कि भाई ये केस देख लो, नॉर्मल एग्जांपल्स के अंदर एक पिनल्स केस है। ठीक है, तो आपको सुनते ही समझ आ जाएगा यार इस केस में क्या हुआ था। ठीक है, तो आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जिसमें दोनों के नाम होते हैं, प्लेंटिफ का नाम भी होगा, क्लेमेंट का नाम भी होगा। ठीक है, सॉरी, क्लेमेंट का नाम भी होगा, डिफेंडेंट का नाम भी होगा, दोनों पार्टीज के नाम होंगे। पहला तरीकेकार जो है जिसको टाइटल का नाम दिया गया है। दूसरे को सब्जेक्ट मैटर का नाम दिया गया है जिसमें कंपनी का नाम से पुकारा जाएगा। तीसरे के अंदर जो है वो सिंगली उस बंदे को पुकारा जाएगा या उस केस को रेफर किया जाएगा जिसकी बात हो रही है। यहां तो हो गया भाई रेफरेंस किस तरीके से बनाया जाएगा। फिर एक बात आती है कि भाई रिपोर्ट क्या होगी, कंटेंट क्या होंगी रिपोर्ट की। सबसे पहली बात तो भाई पार्टीज के नाम होंगे, कोर्ट होगा, जज कौन था, डेट क्या थी, फैक्ट्स क्या थे, जजमेंट क्या थी, ऑर्डर क्या था, कौंसल कौन था, उसके आर्गुमेंट्स क्या थे, सॉलिसिटर्स कौन थे, बैरिस्टर रिपोर्टिंग कौन थी। ठीक है, साइटेशन मतलब कहां से रेफरेंस लिया गया इस चीज का। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना भाई कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का रेफरेंस लिया गया है, तो क्या हमारे केस के अंदर किसी अर्लियर रिपोर्टेड केस जजमेंट को रेफर किया गया है या नहीं किया गया, उसको क्या कहते हैं? साइटेशन। फिर इस पूरे रिपोर्ट से क्या लॉ, क्या पॉइंट ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो क्या सर मुझे तमाम के तमाम ये कंटेंट याद करने हैं? हरगिज नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या इस चीज के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर किस तरीके का कंटेंट ड्राफ्ट किया जाता है। यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग टू इट। क्या मेरी रिपोर्ट के अंदर पार्टीज के नाम होंगे? हाँ भाई बिल्कुल होंगे। क्या मेरी रिपोर्ट के अंदर साइटेशन होगी? हाँ भाई बिल्कुल, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या मेरी रिपोर्ट के अंदर जजमेंट होगी? बिल्कुल होगी, जजमेंट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या मेरी रिपोर्ट के अंदर कोर्ट का नाम होगा? बिल्कुल होगा। जजेस का नाम होगा? बिल्कुल होगा। काउंसिल होंगे, उनके आर्गुमेंट्स होंगे, सॉलिसिटर्स होंगे, तमाम चीजें होंगी। तो आपको एक मर्तबा इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये है बेसिकली केस लॉ के अंदर, केस लॉ एंड प्रेसिडेंट का पार्ट सी, लॉ रिपोर्ट्स। किस तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं उनको जो है वो प्रेसिडेंट सेट करने के लिए क्या क्या तरीकेकार से रिपोर्ट को लिया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, उन केस को किस तरीके से जो है वो टैबलेट फॉर्म के अंदर रखा जाता है, ये उसके कंटेंट्स हैं और ये इसके बेसिकली कुछ बेसिक जिस्ट है। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव टू अनदर सेट ऑफ थिंग।